Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. चलिए मैं आपको एक बार क्विकली प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स रिकॉल करवाता हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। देखिए प्रीवियस क्लास में इफ यू रिमेंबर आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्कशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, मैंने आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस का कॉन्सेप्ट बताया। आइडियल गैसेस आर theoretically what we say कि आइडियल गैसेस क्या होती हैं। आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस व्हिच कंप्लीटली फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन। कोई भी ऐसी गैस जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले को हमेशा फॉलो करे ओवर एंटायर रेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, चाहे लो प्रेशर हो या हाई प्रेशर हो, लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर हो। अगर हर तरह के प्रेशर, हर तरह के टेम्परेचर पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला फॉलो हो पा रहा है तो हम ऐसी गैस को आइडियल गैस बोलेंगे। But practically speaking, there is not even a single gas in this universe which is perfectly ideal over the entire range of pressure and temperature. Theoretically हम ये जरूर बोलते हैं कि आइडियल गैसेस वो होंगी जो हमेशा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेंगी, बट प्रैक्टिकली ऐसी गैस होती नहीं है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल गैस इन दिस यूनिवर्स। इनफैक्ट हर गैस के लिए देखा गया है कि कोई भी गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे आइडियल बन सकती है, लेकिन जैसे ही आप कोई दूसरा प्रेशर टेम्परेचर करोगे तो वो नॉन आइडियल बिहेव करने लग जाता है। और ये देखा गया है किसी भी गैस के लिए, टिल द प्रेशर इज लो और द टेम्परेचर इज हाई, एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला फॉलो हो पाता है। हम उस वक्त कहते हैं कि गैस आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट कर रही है। लेकिन जैसे आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देते हो तो गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला फॉलो करना बंद कर देती है। अब इस वक्त हम उसे बोलते हैं कि वो नॉन आइडियल बन गई। तो एक ही गैस एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे आइडियल बन रही है और एक पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे नॉन आइडियल बन रही है। इसका मतलब ना कोई गैस परफेक्टली आइडियल है, ना कोई गैस परफेक्टली नॉन आइडियल है। इनफैक्ट हर गैस रियल है। ऐसी गैसेस को रियल गैसेस कहा जाता है जो अंडर सर्टेन कंडीशन आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट करें एंड अनदर कंडीशन नॉन आइडियल बिहेव करें। कंडीशन जरूर याद रखिएगा आप, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या तो लो प्रेशर हो या हाई टेम्परेचर हो। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इन कंडीशंस पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो होता है। लेकिन जैसे ही आप कंडीशंस को उल्टा कर देते हो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, तो पीवी नॉट इक्वल टू एनआरटी हो जाता है। अब हमें इसका रीजन फाइंड आउट करना था। वी नीड टू फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इन कंडीशंस पे तो ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। तो हमने सबसे पहले ये एनालाइज करा कि ये फॉर्मूला आया कहां से हमारे पास। ये फॉर्मूला हमारे पास चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करके आया। वो तीनों लॉज कहां से आई थी? वो तीनों लॉज आई थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 7 पोस्टुलेट से। तो हमने सोचा कि कहीं उन पोस्टुलेट्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पोस्टुलेट्स में कुछ लिमिटेशन हो, कोई ड्रॉबैक हो। तो हमने उन सारे पोस्टुलेट्स को रीएनालाइज करा एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और जब हम उन पोस्टुलेट्स को री इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, रीएनालाइज कर रहे थे, तो हमें पता चला कि उन 7 पोस्टुलेट्स में से 5 पोस्टुलेट तो ऐसे हैं, 5 पोस्टुलेट ऐसे हैं जो हमेशा एप्लीकेबल रहते हैं, चाहे आप लो प्रेशर करो या हाई प्रेशर करो, लो टेम्परेचर करो या हाई टेम्परेचर करो। लेकिन 2 पोस्टुलेट ऐसे हैं, पोस्टुलेट नंबर 2 एंड पोस्टुलेट नंबर 6, जो सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो एप्लीकेबल रहते हैं। लेकिन जैसे आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देते हो तो वो पोस्टुलेट डिविएट कर जाते हैं, वो पोस्टुलेट गलत हो जाते हैं। और क्योंकि वो 2 पोस्टुलेट गलत हो जाते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, तो उन पोस्टुलेट के थ्रू बनाई गई वो जो लॉज थी, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, वो भी गलत हो जाती हैं। और वो लॉ गलत हो जाती है तो ये फॉर्मूला डिसऑबे हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, सिर्फ 2 पोस्टुलेट्स में एक एरर होने की वजह से ये फॉर्मूला डिसऑबे हो गया एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। अब सेकंड पोस्टुलेट ये कहता था कि देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, therefore the actual volume is very negligible as compared to the occupied volume। देखिए गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात सिर्फ तब तक कर सकते हो जब तक लो प्रेशर पे गैस, जब तक पिस्टन काफी ऊपर है। लेकिन अगर आप पिस्टन को नीचे प्रेस करते जाओगे, प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे, तो फिर गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। उस वक्त आप नहीं कह सकते कि देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। और जब लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं रहेंगे, हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, तो उनकी एक्चुअल वॉल्यूम उनकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम को अप्रोच करेगी और उस वक्त हम एक्चुअल वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि सेकंड पोस्टुलेट ने बोला था।
तो ये याद रखिए, एक तो सेकंड पोस्टुलेट गलत हो रहा है, रीजन आप समझ गए कि हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर और उनकी एक्चुअल वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब उसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वही ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। एंड सिमिलरली सिक्स पोस्टुलेट ये कह रहा था कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल कैन मूव इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बात भी हम तब तक ही कह सकते हैं जब तक पिस्टन काफी ऊपर है, प्रेशर काफी लो है और मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर है। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं तो वो एक दूसरे की रेंज से बाहर चले जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर जब मॉलिक्यूल्स को पास पास लाएंगे तो उनके बीच में इंटरैक्शंस भी डेवलप होंगे, और जब इंटरैक्शंस डेवलप होंगे तो वो हो सकता है एक दूसरे को इतना टाइटली होल्ड कर लें कि वो लिक्विड ही बन जाए। आपको पता है कि गैस को अंडर प्रेशर लिक्विड बनाया भी जा सकता है, इसका मतलब अंडर प्रेशर उनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑपरेट हो जाती हैं। तो सिक्स पोस्टुलेट जो ये कहता था कि कोई फोर्सेस ही नहीं होती, वो तब तक तो कह सकते हो जब तक लो प्रेशर है, लेकिन हाई प्रेशर पे आप ये नहीं कह सकते कि कोई फोर्सेस नहीं होती। गैस के मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑपरेट होने लग जाती हैं एट हाई प्रेशर। तो सिक्स पोस्टुलेट भी गलत था। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि सेकंड और सिक्स पोस्टुलेट डिविएट करते हैं इनकी अपोजिट कंडीशन पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे सातों के सातों पोस्टुलेट एप्लीकेबल। तो हमने कॉज ऑफ डिविएशन तो समझ लिया था। फिर हमें यह भी समझना था कि अगर एक गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर रही है, मतलब वो नॉन आइडियल की तरफ जा रही है, तो वो कितना डिविएट कर रही है, कितना ज्यादा वो नॉन आइडियल की तरफ जा रही है, वो हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की हेल्प से समझ में आएगा। मैंने आपको एक टर्म स्टार्ट करवाई थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक बार फिर से सुनिए, इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड Z कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ PV अपॉन nRT। और आपको यह भी पता है कि आइडियल गैसेस के लिए, फॉर आइडियल गैसेस, देखो मैंने आपको यह केस भी लिखवा दिया था कि फॉर आइडियल गैसेस, क्योंकि हमें मालूम है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, तो इट इंप्लाइज Z जो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि PV अपॉन nRT का रेशियो 1 आएगा। फॉर एवरी आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। या आप ये कह लो कि हर गैस के लिए Z 1 होगा जब तक लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। लेकिन जैसे आप हाई प्रेशर लो टेम्परेचर करोगे तो Z नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर नॉन आइडियल गैसेस, for non-ideal gases, PV is not equal to nRT होता है। इसका मतलब Z जो PV अपॉन nRT का रेशियो है वो नॉट इक्वल टू 1 हो जाता है। और मैं फाइनली आपको ये बता रहा था कि if Z is not equal to 1, अगर Z 1 के बराबर नहीं है तो फिर यहां पे तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं, either Z can be less than 1 और Z can be greater than 1। या अगर Z नॉन आइडियल गैसेस के लिए Z 1 के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो फिर दो पॉसिबिलिटी है कि या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। इसका मतलब नॉन आइडियल गैसेस भी दो टाइप की होती है। अब यहां से मेरे को आपको पढ़ाना है फर्दर। यहां तक मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका था। बताइए लास्ट क्लास के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट तो नहीं है? आपको यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। कैन एनीबॉडी टेल मी बिल्कुल लास्ट लाइन आपने क्या लिखी हुई है? Sir, the above inequality indicates that two types of non-ideal behavior. हाँ बिल्कुल। तो मैंने आपको यही बताया कि दिस इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी है ना Z नॉट इक्वल टू 1, ये दो पॉसिबिलिटीज इंडिकेट करती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो फिर या तो वो छोटी होगी या बड़ी होगी। तो इट इंडिकेट टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, नॉन आइडियल बिहेवियर। अब 1 और 2 करके वो लिखेंगे, लेकिन पहले देखिए नॉन आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल बिहेवियर एक्चुअली दो टाइप का होता है। सबसे पहले, अभी नोट मत करना, सिर्फ देखिएगा। सबसे पहला केस होता है गैसेस शोइंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। पहला केस होता है कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती हैं आइडियल बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है?
for such gases Z is greater than 1, यानी कि PV अपॉन nRT का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1। तो जहां पे भी PV अपॉन nRT का रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए ना, Z ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो आप बोलेंगे ये गैस पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट कर रही है। लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें ये समझना है कि किन गैसेस के लिए ग्रेटर देन 1 हो जाता है, कब हो जाता है ग्रेटर देन 1, वो समझना। सुनना अब ये बात, देखो ये जो फॉर्मूला था PV इज इक्वल टू nRT, ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को कंबाइन करके आया था। आप सभी लोगों को याद है? टेल मी एवरीबॉडी, सब लोग एक साथ बताना, क्या आप सब लोगों को याद है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है? बॉयल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यानी कि PV कांस्टेंट होता है, अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतनी कम भी हो जाएगी। हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर, है ना। देखो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है? क्या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वॉल्यूम उतनी ही कम भी हो जाएगी? यस सर। सब लोग बोलो ना मेरे को। देखो अगर Yes, किसी को sir. भी नहीं समझ में आ रहा तो टेल मी वेरी फ्रैंकली, क्या आप सब लोग मानते हो, सुनो पहले मेरी बात, क्या आप सब लोग मानते हो कि दो चीजों का प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट तभी रहेगा जब एक फैक्टर को इंक्रीज करो तो जिस रेट से एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो उसी रेट से दूसरा फैक्टर डिक्रीज भी होना चाहिए। अगर एक फैक्टर को इंक्रीज करें और दूसरा उतना ही डिक्रीज भी हो जाए तभी तो दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। यस सर। बताओ मेरे को किस किस को समझ में नहीं आ रहा, टेल मी वेरी फ्रैंक। एक बार फिर से सुनो, दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट तभी तो रहेगा जब एक फैक्टर को जितना इंक्रीज करोगे दूसरा उतना ही डिक्रीज होगा। यस सर, यस सर। जैसे जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने पहले भी एक बार बताया था, सेम एग्जांपल दिया होगा मैं जब मैंने हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया होगा। आप सब लोगों को पता है 1 into 8 is equal to 8 होता है। 1 into 8 is equal to 8 होता है। अब मैं चाहता हूं ये वैल्यू तो कांस्टेंट बनी रहे, लेकिन मैं इसे डबल कर देना चाहता हूं, 1 को डबल कर देना चाहता हूं। तो अगर मैं 1 वाले फैक्टर को डबल कर रहा हूं ना, तो मेरे को इस वाले फैक्टर को आधा करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 बना रहा हूं तो मुझे इसको 4 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये 8 रहेगा। मैंने अगर पहले फैक्टर को डबल करा तो दूसरे को मुझे आधा करना पड़ा। अगर मैं इसे और डबल कर देता हूं तो मुझे इसे और आधा करना पड़ेगा। अगर मैं इसे 4 कर देता हूं तो मुझे इसे 2 करना पड़ेगा, तब वो 8 बना रहेगा। अगर मैं इसे और डबल कर देता हूं 8 तो मुझे इसे और आधा करना पड़ेगा 1, तब अगेन 8 बना रहेगा। तो जिस रेट से आप P को बढ़ाओगे उसी रेट से वॉल्यूम कम भी होगी, तभी तो PV कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो आई बात समझ में? तो देखो आइडियल गैसेस वो होती हैं जो बॉयल्स लॉ भी फॉलो करें, चार्ल्स लॉ भी फॉलो करें, एवोगाड्रो लॉ भी फॉलो करें, यानी कि हर आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन देखो Z ग्रेटर देन 1 कब आएगा? आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये दो चीजों का रेशियो ग्रेटर देन 1 तभी तो आएगा जब न्यूमरेटर बिकम्स ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा हो चुका होगा, डिनोमिनेटर छोटा हो चुका होगा। यस सर। यस सर। अब न्यूमरेटर बड़ा कब हो जाएगा? देखो PV तो कांस्टेंट होना चाहिए था, PV तो कांस्टेंट होना चाहिए था ना, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 हो गया इसका मतलब PV बढ़ गया। PV ग्रेटर कब हो जाएगा? देखो PV ग्रेटर तब हो जाएगा उस केस में, इमेजिन करो गैस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, आप इस कंटेनर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर वेरी मच। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम ज्यादा कम भी हो जानी चाहिए। इफ वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर तो वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जानी चाहिए। लेकिन किसी गैस में हमने देखा कि हमने प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम उतनी कम नहीं हुई, जिस रेट से कम होनी चाहिए थी उस रेट से कम नहीं हुई। हमने प्रेशर बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम उतनी कम नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई। तो क्या ऐसे केस में P इंटू V ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड हो जाएगा? यस सर। मैं दोबारा समझाऊंगा, किस किस को नहीं समझ में आया ध्यान से सुनना। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि P को जिस रेट से बढ़ाओगे, अगर मैं प्रेशर को थोड़ा बढ़ाता हूं
तो वॉल्यूम को थोड़ा ही कम होना चाहिए। अगर मैं प्रेशर को ज्यादा बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम को ज्यादा कम हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पीवी कांस्टेंट रहता। लेकिन किसी गैस में ऐसा हुआ कि हमने प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ाया, वेरी हाई प्रेशर, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई। जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी कम नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई। प्रेशर तो हमने बढ़ा दिया, पी वाज इंक्रीज्ड, बट वॉल्यूम वाज नॉट कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज्ड। तो अल्टीमेटली पीवी का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना? तो किस टाइप की गैसेस के लिए पीवी ग्रेटर हो रहा है? ऐसी गैसेस के लिए जो प्रेशर लगाने पे भी अच्छी तरह कंप्रेस नहीं हो पा रही, यानी कि द गैसेस व्हिच आर डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड। इसका मतलब पीवी ग्रेटर तब हो जाता होगा, उन गैसेस में हो जाता होगा जो बहुत हाई प्रेशर के इंफ्लुएंस में भी कंप्रेस नहीं हो पा रही हैं। हम प्रेशर तो बढ़ा रहे हैं उन पे, पी तो बढ़ गया, लेकिन वी उतना कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू कम क्लोज टू वन अनदर। उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के लिए पास आने के तैयार ही नहीं है, वो एक दूसरे में एक दूसरे को होल्ड ही नहीं कर रहे, अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरी हाई प्रेशर विच आर वेरी डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड, और ऐसी डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड गैसेस के लिए हम देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम नहीं हो पाती, तो अल्टीमेटली पीवी बढ़ जाता है। अब ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं? ऐसी गैसेस होती हैं नॉन पोलर गैसेस। देखो, जैसे आप सब लोग बताओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। इसके बराबर एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर, ना इसमें कोई चार्ज सेपरेशन है ना इसमें कोई चार्ज सेपरेशन है। तो क्या एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा? नो सर। नो सर। तो क्योंकि अगर मान लीजिए इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और आप पिस्टन को नीचे प्रेस करते हो, तो पिस्टन को नीचे प्रेस करने पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे को पास नहीं आएंगे उतने आराम से, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है। सो द गैस वुड बी डिफिकल्ट टू बी कंप्रेस्ड। आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तब भी बड़ी मुश्किल से वॉल्यूम कम हो पाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम तभी तो होती जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके एक दूसरे के पास आने के लिए तैयार होते। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर HCl होती, HCl, तो HCl में पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव होता है। यहां पे आप देखते हैं, आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते तो बड़े आराम से HCl पास आ जाते, क्योंकि वो एक दूसरे को होल्ड कर पा रही है। ये गैस आराम से लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन ये गैस मुश्किल से लिक्विफाई होगी, क्योंकि इनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। जब मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पास भी नहीं आना चाहते, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर लिक्विड भी नहीं बनना चाहते। तो ऐसी गैसेस डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड होती, और जो भी गैसेस डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड होंगी उन पे आप प्रेशर लगाओगे लेकिन उनकी वॉल्यूम कम नहीं हो पाएगी, उनके लिए पीवी ग्रेटर हो जाएगा, और जैसी पीवी ग्रेटर हो जाएगा वो गैसेस पॉजिटिवली डिविएट करने लग जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किस टाइप की गैसेस पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती हैं, तो आप बोलेंगे वो गैसेस पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती हैं विच आर डिफिकल्ट टू बी कंप्रेस्ड, जिन्हें कंप्रेस करना मुश्किल होता है, जिन पे हम प्रेशर तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, पी तो हमने इंक्रीज कर दिया लेकिन वी उतना डिक्रीज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली पीवी बढ़ गया। बताइए अब आपको सारी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ये Yes, जो sir. आपने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया है, इसमें मतलब जो गैस है वो बाउंड, ये तो ऑटोमेटिकली बाउंड है ना। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स रिपल्सिव भी हो तब भी वो जब प्रेशर, तो उनके पास जगह कहाँ है जाने की, तो वो पास तो आएंगे ही। मैं बताता हूं जूही, अगर आप प्रेशर इंक्रीज भी करोगे ना, तो जब तक आप फोर्सफुली प्रेशर को मेंटेन करके रख रहे हो तब तक वो बाउंड है, लेकिन जैसे ही आप पिस्टन को छोड़ोगे वो वापस पिस्टन ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट रेडी टू बाइंड टुवर्ड्स वन अनदर। लेकिन HCl में आप पिस्टन को नीचे प्रेस करोगे और उसके बाद पिस्टन को छोड़ देंगे तो पिस्टन नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि HCl एक दूसरे को होल्ड कर लेंगे। लेकिन HCl एक दूसरे को होल्ड नहीं करना चाहते, आप जबरदस्ती तो उन्हें दबा दोगे, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे दे विल अगेन रिबाउंड। ओके सर, आप समझ रहे हो? तो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, एकदम पास आ जाएंगे, तब आप देखेंगे उनके बीच में थोड़ी वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप होंगी और वो होल्ड कर पाएंगे। लेकिन HCl में तो थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे भी वो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव का अट्रैक्शन उनमें डेवलप हो जाएगा, और थोड़े से प्रेशर पे भी उसे आराम से लिक्विफाई कर पाओगे। लेकिन हाइड्रोजन, मैं ये नहीं कह रहा कि हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं कर सकते, आई एम नॉट डिनाइंग इट, हाइड्रोजन को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन जैसी नॉन पोलर गैस जो एक दूसरे को होल्ड ही नहीं करना चाहती,
उसको लिक्विफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इट इज डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड. लेकिन HCl थोड़ा सा भी प्रेशर लगा के बड़े आराम से लिक्विफाई हो जाएगी. बताइए. ओके सर. मुझे सही से ट्रूली बताइए, आप सब लोगों को समझ में आया या थोड़ा सा भी माइंड में कहीं कुछ कंफ्यूजन है? सर आ गया समझ. Yes, sir. जूली, आपने तो 3-4 बार बोल दिया, लेकिन Yes, sir. बाकी सब लोग जो नहीं बोल रहे वो Yes, बताएं sir. ना. Yes, sir. Understood. ठीक है. यस सर, आ गया. अच्छा मनन, कैन यू टेल मी वंस अगेन कि किस टाइप की गैसेस में पीवी अपॉन एनआरटी ग्रेटर देन 1 हो जाता है और क्यों हो जाता है? समझा सकते हो मनन? सर मैं बताऊं? नहीं, एक बार सबको समझ में आया, मेरे को मनन से भी पूछने दो. मनन, आप बता सकते हो? एक बार कोशिश तो करो. नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा. जितना भी आधा अधूरा थोड़ा बहुत समझ में आया मुझे बताओ. मनन. और अगर आपको लगता है कि आप समझ तो आ गया लेकिन आप समझा नहीं पाओगे तो भी मुझे बताओ. बोलो मनन, माइक ऑन करके बैठे हो, बोलो तो सही. Sir, now I am audible. हाँ, आप ऑडिबल हो. Sir, जैसे जो हाइड्रोजन है उसको लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन पोलर गैस है. बट जैसे HCl है वो कम प्रेशर में भी लिक्विफाई हो जाएगी. हम्म. तो आप मेरा क्वेश्चन कुछ और था. मेरा क्वेश्चन ये है, किस टाइप की गैसेस, हाइड्रोजन का एग्जांपल छोड़ो, एक जनरल क्राइटेरिया बताओ, किस टाइप की गैसेस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी ग्रेटर देन 1 हो जाता है और क्यों? अनुभव, आप बताओ. सर उन टाइप की गैसेज में जिनके गैस के मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, बिकॉज सर जब आप प्रेशर लगाएंगे तो वो एक दूसरे पर अटैक नहीं होंगे. जैसे ही आप प्रेशर हटाएंगे तो वो दोबारा रिबाउंड कर देंगे. तो सर हमारा प्रेशर तो ज्यादा होगा बट वॉल्यूम इतनी डिक्रीज. एग्जैक्टली. देखो, मैं यही सुनना चाह रहा था. देखो, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जिस रेट से हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उस रेट से वॉल्यूम डिक्रीज भी हो जाए अगर, तो पीवी कांस्टेंट बना रहेगा. और पीवी कांस्टेंट रहेगा तो ये रेशियो भी इक्वल टू 1 के बराबर रहेगा. आइडियल बिहेवियर आता है. लेकिन अगर कोई गैस ऐसी है जिसमें हमने प्रेशर तो बढ़ाया लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हुई, पी तो इंक्रीज हो गया लेकिन वी उतना डिक्रीज नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली पीवी ग्रेटर हो गया. और पीवी ग्रेटर हो गया तो न्यूमरेटर बड़ा होने की वजह से Z ग्रेटर देन 1 आ गया. तो उस टाइप की गैसेस के लिए पीवी अपॉन एनआरटी का रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता है. द गैसेस व्हिच आर डिफिकल्ट टू बी कंप्रेस्ड इवन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर, क्योंकि उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है जो मॉलिक्यूल को बाइंड कर सके, एक दूसरे को होल्ड करके रख सके. ठीक है, लिखवाऊं मैं इसके बारे में? यस सर. Yes, sir. Yes. पहले तो ये फर्स्ट हेडिंग डाल के जितना मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना लिख लो. लिखा? मैं आपका वेट करता हूं, आप मेरे को बता दिया करो जैसे आप लिखो. Yes, sir. ठीक है. Done. तो ठीक है, लिखिए. इसके आगे लिखिए, the positive deviation is exhibited by those gases. The positive deviation is exhibited by those gases. Positive deviation is exhibited by those gases which are difficult to be compressed. Which are difficult to be compressed.
which are difficult to be compressed. That is even under very high applied pressure, that is even under very high applied pressure, they undergo only a slight decrease in volume. They undergo only a slight decrease in volume. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, these gases are those which contain very weak van der Waals forces, operative between their molecules. Weak van der Waals forces operative between their molecules. Which contain very weak van der Waals forces operative between their molecules. Weak van der Waals forces operative between their molecules. एग्जाम्पल में लिख लीजिए H2, O2, N2, etc. इस टाइप की जो भी नॉन पोलर गैसेस होती है ना, ये डिफिकल्ट टू बी लिक्विफाइड होती हैं, ये हमेशा पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करती है. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए सेकंड केस पे आते हैं. द गैसेस शोइंग, देखना पहले, अभी नोट नहीं करना. द गैसेस शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. फॉर सच गैसेस, ऐसी गैसेस के लिए Z लेस देन 1 होता है, यानी कि PV अपॉन nRT का रेशियो लेस देन 1. अब अगेन देखो, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन अगर PV अपॉन nRT का रेशियो लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब न्यूमरेटर छोटा हो गया होगा, nRT से भी छोटा हो गया होगा. तो न्यूमरेटर छोटा कब होगा? P इंटू V का प्रोडक्ट छोटा कब होगा? जब आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे. आपने हल्का सा प्रेशर लगाया, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई. प्रेशर तो हमने हल्का सा इंक्रीज करा, लेकिन वॉल्यूम ग्रेटली डिक्रीज हो गई. तो वॉल्यूम के कुछ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली पीवी कम हो जाता है. अदरवाइज वी वर एक्सपेक्टिंग अगर हम थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ी ही डिक्रीज होगी, लेकिन यहां देखा गया कि थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी. और अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई तो अल्टीमेटली पीवी बहुत कम हो जाएगा, और पीवी कम होने की वजह से ये रेशियो कम हो जाएगा 1 से. यानी कि ये ऐसी गैसेस के लिए होगा जो बहुत इजीली कंप्रेसिबल होती हैं. आप पिस्टन को हल्का सा बस टच करोगे और पिस्टन नीचे जाता चला जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे. क्या आपको ये बात भी समझ में आई? यस सर. Yes, sir. ठीक है, एक बार फिर से सुन लो. PV अपॉन nRT का रेशियो लेस देन 1 होगा. कोई भी दो चीजों का रेशियो लेस देन 1 तभी होता है जब न्यूमरेटर बिकम लेस देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर छोटा हो जाए. अब न्यूमरेटर तो कांस्टेंट रहना चाहिए था, PV शुड बी कांस्टेंट, लेकिन ये छोटा हो गया. छोटा होने का मतलब है कि हमने एक फैक्टर को थोड़ा सा इंक्रीज करा. सोच रहे थे हम कि दूसरा फैक्टर भी थोड़ा सा ही डिक्रीज होगा,
लेकिन दूसरा फैक्टर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। हमने प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करा लेकिन वॉल्यूम ग्रेटली डिक्रीज हो गई क्योंकि द गैसेस वर हाईली कंप्रेसिबल। तो इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले ये हेडिंग डालिए, इतना नोट करिए यहां तक, और नोट करते ही मुझे बताइए। ठीक है, इसके नीचे लिखिए, द नेगेटिव डिविएशन इज एग्जिबिटेड बाय दोज गैसेस, the negative deviation is exhibited by those gases, negative deviation is exhibited by those gases which can be very easily liquefied, which can be very easily liquefied under very slight pressure, even under very slight pressure, easily liquefied even under very slight pressure, even under very slight pressure. These gases contain strong intermolecular forces operative between them. These gases contain strong intermolecular forces operative between them. Strong intermolecular forces operative between them. एग्जाम्पल में कोई भी पोलर गैस जैसे HCl, NH3, SO2, ये सब, आया समझ में? Yes, sir. देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दूं, चाहे ये गैस हो या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस हो, ये सभी गैस, सारी की सारी गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो आइडियली बिहेव करती हैं। जब तक लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर है ना, जब तक इनके मॉलिक्यूल दूर दूर है, सातों पोस्टुलेट एप्लीकेबल है, तब तक तो ये सभी आइडियल है। लेकिन जैसी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ले जाती हैं तो ऊपर वाली गैस नेगेटिव पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करने लगती हैं, सॉरी नेगेटिव डिविएशन, और नीचे वाली गैस पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट करने लगती है। तो ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दिया। उन कंडीशन पे कौन सी आइडियल, कौन सी पॉजिटिव डिविएशन एग्जिबिट कर रही है और कौन सी नेगेटिव। अदरवाइज जब तक लो प्रेशर था तब तक सभी आइडियल, लो प्रेशर पे तो हर गैस आइडियली बिहेव कर लेती है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जब मॉलिक्यूल पास पास लाए जाते हैं, उस वक्त कौन सी गैस किस तरह का डिविएशन एग्जिबिट करती है, ये आपको बताया है। बताइए आपको क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब देखिए हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, नॉन आइडियल का बिहेवियर, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल गैसेस, वो सब समझ लिया। अब वापस आते हैं इस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैसेस इस इक्वेशन को हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पे फॉलो करेंगी। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि आइडियल गैस वो होनी चाहिए जो इस इक्वेशन को हमेशा फॉलो करे, लेकिन हमने देखा कि कोई भी गैस इस इक्वेशन को हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे फॉलो नहीं कर पा रही। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम वेंडरवॉल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस इक्वेशन में कुछ करेक्शन करा और इस इक्वेशन को उस ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जो हर प्रेशर हर टेम्परेचर पे एप्लीकेबल होता है।
अभी ये इस फॉर्मेट में तो हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं हो रही, अभी तो ये लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो एप्लीकेबल है, जैसे आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करते तो इन एप्लीकेबल हो जाती है। तो वेंडरवॉल मेड सर्टेन करेक्शन इन दिस, वेंडरवॉल ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करा, करेक्ट करा और एक ऐसी इक्वेशन हमें प्रेजेंट करी जो हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे एप्लीकेबल हो जाए, और उस इक्वेशन को नाम दिया गया वेंडरवॉल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। तो हमारा अगला टॉपिक है वेंडरवॉल्स इक्वेशन, हेडिंग डालिए also known as the real gas equation. वैन डर वाल्स इक्वेशन को ही, इसका ही दूसरा नाम रियल गैस इक्वेशन होता है। इसके अंदर लिखिए in order to make the ideal gas equation, in order to make the ideal gas equation applicable over the entire range of pressure and temperature, over the entire range of pressure and temperature, some corrections were made in the pressure and volume terms, and a modified equation was developed, by Van der Waal. Modified equation was developed by Van der Waal as के अंदर, अब आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखनी है, इसकी डेरिवेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, P plus AN square upon V square into V minus NB is equal to nRT। देखिए पहले इक्वेशन क्या थी, पहले इक्वेशन थी PV is equal to nRT, तो उसने प्रेशर वाली टर्म में, प्रेशर में कुछ टर्म ऐड करी, प्रेशर में AN square upon V square ऐड करा और वॉल्यूम में से NB सब्ट्रैक्ट करा। अब उसने कहा कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट nRT के बराबर रहेगा और ये इक्वेशन हर गैस हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे फॉलो करेगी। अब इसमें A क्या है B क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप ये इक्वेशन नोट करिए। डन। इसी के नीचे लिख लीजिए A and B are Van der Waals constant, A and B are Van der Waals constant which depends upon the nature of gas, depends upon the nature of gas. A and B are the Van der Waals constant which depends upon the nature of gas. लिखा? Yes, sir. Yes, sir. Further next line में लिखो A depends upon the intermolecular forces between the gas molecules. A depends upon the intermolecular forces between the gas molecules
that is greater the forces, more will be the value of A. Greater the forces, more will be the value of A. और नेक्स्ट लाइन में लिखो B depends upon the size of the molecule. B depends upon the size of the molecule. That is, bigger the size of the gaseous molecule, bigger the size of the gaseous molecule, bigger the size of the gaseous molecule, larger will be the value of B. Larger will be the value of B. देखो इस पे बेस्ड ना 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया A और B वैन डर वाल्स कांस्टेंट है और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन नेचर में भी किस चीज पे डिपेंड करता है? A डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। जिन गैस के मॉलिक्यूल्स में ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उनके लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी। और B डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। जिस गैस का साइज बड़ा होगा उस गैस के लिए B की वैल्यू ज्यादा होगी। अब मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि O2 एंड N2 इनमें से किसके लिए A ज्यादा होगा, किसके लिए B ज्यादा होगा, तो बता सकते हो? थोड़ा सा भी आइडिया है? A किसके लिए ग्रेटर होगा, B किसके लिए ग्रेटर होगा? Sir, A will be greater for N2. A N2 के लिए ग्रेटर होगा। Who said that? प्रगति, आपने बताया? Yes, sir. प्रगति कैसे पता लगाया आपने कि N2 के लिए A ग्रेटर होगा? सर N2 गैस में ट्रिपल बॉन्ड होता है और O2 में डबल बॉन्ड। सब लोग बताइए क्या प्रगति ने जो कॉन्सेप्ट बोला वो सही है? नो सर। प्रगति, हमें ये नहीं देखना कि N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, हमें ये देखना है कि एक N2 दूसरे N2 को कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। N2 N2 के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखनी, N और N के बीच के बॉन्ड नहीं गिनने। हमें एक N2 दूसरे N2 से, दूसरा N2 तीसरे N2 से वो कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही है वो फोर्स देखनी है। ये बॉन्ड होते हैं, ये एटम एटम के बीच में बनते हैं। हम फोर्स की बात कर रहे हैं जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में बनते हैं। प्रगति समझ रहे हो? यस सर। तो कैन एनीबडी एल्स टेल मी कि किसके लिए A ज्यादा होगा और किसके लिए B ज्यादा होगा, या नहीं पता चल रहा आपको दोनों में से कुछ भी? मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सभी लोग बता देंगे। सर ऑक्सीजन का B बड़ा होगा। अनुराग सेज कि ऑक्सीजन का B बड़ा होगा। क्यों अनुराग? सर जब हम पीरियड के अलोंग चलते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, इसलिए ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होगा और B ऑक्सीजन का। अनुराग, आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आपने बोला आगे जाने पे साइज छोटा होता है और ऑक्सीजन तो आगे ही आती है नाइट्रोजन से। देखिए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन बड़ा है, ऑक्सीजन छोटा है साइज में, और अगर नाइट्रोजन बड़ा है साइज में तो नाइट्रोजन का B ज्यादा होगा। यस सर। एक्सेप्टेड भी तो होती है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पहले अनुराग, पहले आपकी बात क्लियर हुई?
यस सर। ठीक है, नाइट्रोजन बड़ा है ना, आगे जाने पे छोटा होता है साइज, तो ऑक्सीजन तो छोटा है, ऑक्सीजन छोटा है तो ऑक्सीजन के लिए बी ज्यादा कैसे होगा, ऑक्सीजन के तो बी कम होगा। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताइए, इन दोनों गैसेस में कौन सी फोर्सेस हैं? बोलो। N2 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 के बीच में, O2 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 के बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी? डायपोल डायपोल होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, या वैंडरवॉल होगी? वैंडरवॉल। वैंडरवॉल्स होंगी, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन आप लोगों ने वैंडरवॉल फोर्स में भी ये पढ़ा था ना, तो वैंडरवॉल फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जिसका साइज बड़ा होता है उसमें वैंडरवॉल फोर्सेस भी ज्यादा होती हैं। तो ये याद रखिए, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है तो नाइट्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होंगी, तो ए भी इसी के लिए ज्यादा होगा। बोथ ए एंड बी आर ग्रेटर फॉर नाइट्रोजन। समझे कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली इस पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल आए। सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल ओवर दिस। आपने इक्वेशन नोट कर ली है? यस सर। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, सब लोग लिखिए। कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 8.5 gram of ammonia. Pressure exerted by 8.5 gram of ammonia. 8.5 gram of ammonia enclosed in 0.5 liter vessel. .5 gram of ammonia in 0.5 liter vessel. Given A और B की वैल्यूज दे रखी हैं आपको। A दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये A की यूनिट होती है, ये आपको दी जाएंगी, इसको आपको याद नहीं रखना। और B दे रखा है 0.036 लीटर पर मोल। तो A और B की वैल्यूज दे रखी हैं, इतना ग्राम अमोनिया है, इतने लीटर वेसल में बंद है, यू हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर, P निकालना है। तो करिए सब लोग।
अगर आप में से किसी को भी डाउट हो या सॉल्व करना ना आ पा रहा हो तो हैंड रेज करिएगा। मैं 2 मिनट और देता हूं, उसके बाद मैं सॉल्व करवाऊंगा। सर टेम्परेचर। हाँ बोलिए। सर टेम्परेचर की वैल्यू। अच्छा, मैंने टेम्परेचर नहीं बोला। ओहो, देखिए लास्ट लाइन में आज आपको बोला गया था कि 0.5 लीटर वेसल एट 300 केल्विन। बिल्कुल क्वेश्चन में जो लास्ट लिखा हुआ ना 0.5 लीटर वेसल एट 300 केल्विन भी है उसके आगे। ओके सर। सॉरी, 300 केल्विन भी लिख लीजिएगा, टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन। करा आप लोगों ने? हो रहा है या नहीं? सबसे पहले इस इक्वेशन को ना, जिन लोगों को पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट पी, तो आप इस पूरी इक्वेशन को पी की टर्म्स में ही सेट कर लो। देखो मैं v माइनस एन बी को इसके नीचे ले जाता हूं और a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो p इज इक्वल टू n आर टी अपॉन v माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। पहले तो आप ये बताओ, ये प्रेशर की टर्म्स में आपको फॉर्मूला समझ में आ गया जो मैंने रीअरेंजमेंट करी पूरी? यस सर। अब आपको मालूम है n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो अमोनिया का गिवन मास है 8.5 और अमोनिया का मोलर मास कितना लिया आप लोगों ने? 14 नहीं, NH3। अकेले नाइट्रोजन का ही 14 होता है, 3 ग्राम हाइड्रोजन भी तो आएगा, तो 17 हो गया, तो ये हो गया 0.5। नंबर ऑफ मोल्स भी 0.5 हो गए। देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंटली ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स भी 0.5 है और वॉल्यूम भी 0.5 है, तो यहाँ पे n स्क्वायर से v स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा। बताइए। यस सर। n भी 0.5 है और v भी 0.5 है। अच्छा यहाँ पे v भी 0.5 है और n भी 0.5 है, तो मैं दोनों में 0.5 लिख के 0.5 को कॉमन भी ले सकता हूं। देखो मैं p इज इक्वल टू 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 0.5 इंटू 0.036 इज इक्वल टू माइनस 4। अब मैं नीचे से 0.05 कॉमन ले लेता हूं बाहर और ऊपर वाले 0.5 से कैंसिल कर देता हूं, तो 0.5 इंटू 0.0821 इंटू 300, नीचे मैंने 0.5 कॉमन ले लिया, 0.5 कॉमन लेके ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 0.036 माइनस 4, और ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया। अब आप ये रिमेनिंग पोर्शन सॉल्व करो।
आपको समझ में आया मैंने क्या करा? यस सर। करो जरा सॉल्व। अभी जो एक स्टूडेंट ने आंसर भेजा है वो तो गलत है। किसने भेजा है? लेट मी सी। ओके, दो ने भेजा है। अनुराग आपने बोला 20.6 एंड चिराग से 8.77। चिराग ये तो बिल्कुल ही गलत है। अनुराग आपका काफी क्लोज है बट दैट्स नॉट एक्यूरेट। चिराग आपने कैसे करा? ऐसे ही करा आपने चिराग जैसे मैंने पी की टर्म्स में फॉर्मूला सेट कर लिया, यस सर। ऐसे ही करा था सब कुछ? यहां तक सब कुछ सेम है? यस सर। तो चेक करो फिर कहां मिस्टेक हुई है। अच्छा चिराग, इसे 1 में से -0.036 करके आपने क्या लिखा? ओके दर्शना, दैट्स द करेक्ट आंसर। हो गया? ओके आशना, अंशुल, सबका आंसर सही आ रहा है? दर्शना, आशना, अंशुल। ओके जय। अनुष्का क्लास में हो? यस सर। आंसर आया? कभी कभी ज्वाइन करते हो आप क्लास, इसलिए मैंने पूछ लिया आपको। नहीं सर, एक्चुअली अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। अच्छा चलो, आजकल काफी बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, अक्सर सब वैक्सीन लगवा रहे हैं तो हर रोज ही 4-5 स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं। The correct answer is 21.5 एटमॉस्फेयर। अर्पित 25.5 नहीं 21.5 आना चाहिए। This should be the 5-4 के आसपास, 21.54 या 5-1, 5 ही लिख लो बस आप, ये आंसर आना चाहिए। एंड देखिए, विद दिस टॉपिक आपका आपके सिलेबस के हिसाब से चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी में और भी चीजें मिलेंगी आपको, लिक्विड स्टेट, बट वी आर नॉट सपोज टू स्टडी द लिक्विड स्टेट। इस साल के सिलेबस में से वो डिलीट कर दिया गया है, सो चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। लेकिन हमें इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको कल के बैच में भी मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, पहले मैं कल के बैच में भी ये टॉपिक पढ़ा दूं, उसके बाद मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको कुछ होमवर्क भेजूंगा बैक एक्सरसाइज का, वो जरूर करिएगा। हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग Okay, sir. एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।